डब्बे में छुपा दिया। ये हमने भी देखा है कि डब्बे में छुपा दी थी पैसे। चावल के डब्बे में आटे के डब्बे में, बादाम जैसी ख्वाहिशें और मूंगफली जैसी सैलरी। ऑब्वियसली। कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट सिखाना होगा अपने बच्चे को तो आप उसे कैसे सिखाएंगे? क्या आप भी पिछले कुछ समय से इन्वेस्टमेंट की बातें सुन करके थोड़ा सा परेशान हो गए हैं? कुछ समझ नहीं आता कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या मेरे मम्मी पापा सही बता रहे हैं या फिर मेरे सिबलिंग्स और मेरे फ्रेंड्स सही बता रहे हैं? और ये इतना जनरेशन गैप क्यों है? इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी सालों से चला आ रहा है ना, तो फिर ये अचानक से कुछ चीज़ें बदल कैसे गई? तो इसी को चेक करने के लिए आज मैंने अपने सेट पे बुलाया है अपने पेरेंट यानी कि अपनी मदर को, टू टेल अबाउट हर इन्वेस्टमेंट जर्नी। और अभी की जनरेशन की बात करने के लिए मैंने बुलाया है मेरे भाई भाभी को, जो कि बताएंगे कि अब इन्वेस्टमेंट की जर्नी किस तरह से बदल गई है। तो लेट्स डिस्कस। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो ये मेरी मदर है, शी इज़ अ स्कूल टीचर। और ये मेरा ब्रदर है, ये आईटी फर्म में काम करता है। और ये मेरी सिस्टर इन लॉ, ये टूल्स एंड ट्रैवल्स में एम्प्लॉयड है। और ये हमारे घर के छोटे से नवाब, ये इन्वेस्टमेंट छोटे से शैतान। तो अब शुरू करते हैं। मैं कुछ सवाल करूंगी आप लोगों से, आप अपनी जर्नी मुझे बताएंगे, आप भी अपनी जर्नी मुझे बताएंगी अपने टाइम की, कि अभी आप किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप किस तरह से इन्वेस्ट करती आई हैं। हमारी सेटिंग थोड़ी सी चेंज हो गई, हमने बच्चा भगा दिया। तो पहला क्वेश्चन आपसे है, आप अपना पैसा कहाँ सेव करती हो? मतलब पहले कहाँ करती थी, अभी कहाँ करती हो, क्या है आपका पूरा? देखो, सबसे पहले तो हम लोग घर में ही रख लिया करते थे, कहीं छुपा दिया अलमारी में। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने सोचा कि घर में रखने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें कुछ इंटरेस्ट तो मिलता नहीं, तो हमने उसे उठा करके बैंक में रखना शुरू किया, या थोड़ा बहुत पैसा पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर दिया। इसी तरह से चलता था। फिर अब आज के समय में भले ही सब ने बताया कि हाँ भाई SIP वगैरह में करना चाहिए, LIC है बहुत अच्छी जो है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसमें भी कर देते हैं। कॉन्टेक्स्ट के लिए थोड़ा समझा दूं कि मेरी मम्मी उतनी ज़्यादा कन्वेंशनल नहीं है, ये थोड़ी मॉडर्न हो गई हैं हमारे हिसाब से, तो इनके मेथड्स बहुत कन्वेंशनल नहीं मिलेंगे हमें, लेकिन फिर भी इनके पुराने मेथड्स जैसे कि बता रही हैं कि डब्बे में छुपा दिया, ये हमने भी देखा है कि डब्बे में छुपा दी थी पैसे। चावल के डब्बे में आटे के डब्बे में। तब सेम क्वेश्चन, आप अपना पैसा कहाँ सेव करते हैं? या मैंने सेविंग्स तो जैसे करी है जब मैंने स्टार्टिंग करी थी ना जॉब करने की, तो मैंने क्या करा था कि मेरा जो खर्चा है, जैसे मैंने उसका हाउस रेंट दे दिया, बाहर रहती थी तो हाउस रेंट दे दिया, ट्रैवलिंग का दे दिया, सारे अपने एक्सपेंसेस निकाले, फिर जितना बचा वो मम्मा को भेज दिया। मुझे नहीं आती थी सेविंग्स। फिर मतलब ये हुआ कि पापा लोगों ने फिर बोला कि नहीं बैंक में रखो, कोई ऐसा इशू नहीं है, उसमें भी तो तुमको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिल ही जाएगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी, तब मैंने समझा यार इसको कहीं और लगाना चाहिए ताकि बढ़े भी तो कुछ। तो फिर वही नॉर्मली कि मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस करा, मतलब तुम्हारे भाई से डिस्कस करा कि चलो इसको SIP पे लगा देते हैं। तो मोर एंड सो ये सम अप कर सकते हैं कि थोड़ा सा कन्वेंशनल मेथड जो था उसमें हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, उसमें हम सेविंग्स करते थे। अब हमें जब ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस हो गई हैं तो अब हम उसमें SIP की बात कर लेते हैं या स्टॉक मार्केट की बात कर लेते हैं, कहीं भी कोई भी ऐसी चीज जहां पे हमारा पैसा रिस्क फ्री हो। तो सेकेंड क्वेश्चन सिमिलरली हम पूछेंगे कि आपका क्या थॉट है अबाउट इन्वेस्टिंग इन गोल्ड ज्वेलरी या सिल्वर ज्वेलरी? मतलब एक ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करना सही है या फिर उनके ज्वेलरी की जगह उनके बॉन्ड ले लेना सही है? देखो, सोवरेन बॉन्ड के विषय में हम ज़्यादा तो जानते नहीं, उसकी मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। और मेरे ख्याल में ज्वेलरी भी ले लेते हैं तो अपने टाइम से ज़्यादा में ही जाती है, जितने में हम परचेज़ करते हैं उससे ज़्यादा ही जाती है। मुझे लगता है आप चाहे गोल्ड ज्वेलरी पर
इन्वेस्ट करो और चाहे गोल्ड के बॉन्ड पर इन्वेस्ट करो, इसमें डिफरेंस कितना आएगा? अगर गोल्ड का प्राइस घटा या बढ़ा, दोनों ही कंडीशन पर तो हमारा अगर प्रॉफिट बन रहा होगा तो प्रॉफिट बनेगा, लॉस बन रहा होगा तो लॉस बनेगा। नहीं, एक चीज़ हम जो है मान सकते हैं कि हाँ, गोल्ड की ज्वेलरी आप पहन रहे हो, समहाउ अगर वो थोड़ी मतलब नहीं यूज़ करते करते हो थोड़ी पुरानी हो रही है, उस पर डस्ट इकट्ठा हो रही है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, उसके बाद आपने पॉलिश करवाई, तो हो सकता है गोल्ड के उसमें से पॉलिशेस जो हैं वो हट जाए, जिससे गोल्ड का वेट कम हो जाए। एक ये पॉइंट हो नहीं, सकता है। वेट तो इतना बहुत ज़्यादा कम नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं प्रॉब्लम होती है। और थोड़ा आपका ये भी रहता है कि आपने पहना, उसको पहन करके आपने उसको यूज़ कर लिया, तो अपनी एक खुशी भी हो गई कि हमने जो है पहनने के लिए यूज़ किया उसे। उसके बाद हमें नहीं जो है इंटरेस्ट रहा उसमें, तो हमने उठा के उसको बेच दिया और उससे दूसरा ले लिया जो है। बात सही है, पर ये समझिए कि जब हम कोई भी ज्वेलरी लेते हैं ना, तो वो क्या होती है, वो कैरेट्स में डिवाइड होती है, जो भी गोल्ड ज्वेलरी होती है, और सिल्वर ज्वेलरी होती है उसको टंच में नापा जाता है। तो ये कभी भी प्रॉपरली नहीं होती है, ये 100% प्योर नहीं होती है। और जो बॉन्ड्स होते हैं वो आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो कि मतलब आपको कितने कैरेट का लेना है। उसमें ये भी डिफाइंड है कि आपको 22 कैरेट का वाला बॉन्ड लेना है या 24 कैरेट का बॉन्ड लेना है या 18 कैरेट का लेना है। तो एवरीथिंग इज डिफाइंड ओवर देयर। अगर फॉर एग्जाम्पल कि मतलब बॉन्ड में हमें बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करना कि यार पता नहीं वो अटक ना जाए या फिर उसमें टैक्सेशन ना लगे या जो भी, तो हम ना इसमें सबसे अच्छी चीज़ होती है गोल्ड कॉइन्स ले सकते हैं। तो उसको आप एज अ सेविंग पे रख सकते हो, क्योंकि वो जब जाएगा वो 100% जाएगा। ज्वेलरी की बात करें यार, आज के समय पे ना हम लोग ऐसे हैं कि हम लोगों को ना डेली नई नई चाहिए। इस ड्रेस के साथ यार ये मैच नहीं करी, ये गोल्डन के साथ जा ही नहीं रही है। इसी अगर हमने सिल्वर ले लिया तो भी नहीं जा रही। तो बादाम जैसी ख्वाहिशें और मूंगफली जैसी सैलरी। ऑब्वियसली Very तो good, फिर very good. उसके लिए हमें फिर थोड़ा सा तो नकली में जाना ही पड़ता ना यार। आर्टिफिशियल इज इम्पोर्टेंट नाउअडेज। इसी से मेरा एक सवाल था कि ये जो ज्वेलरी हम खरीद रहे हैं, आप ये ज्वेलरी अगर हम पहनने के पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं तो फिर ये इन्वेस्टमेंट कैसे है? अगर आप इसको ये सोच करके लो कि कभी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी या ये पैसे मुझे अगर वापस चाहिए होंगे तो मैं इस ज्वेलरी को निकाल दूँगी। लेकिन जब हमने ज्वेलरी लिया तो उससे मेरे कुछ सेंटिमेंट्स जुड़ गए, इमोशंस जुड़ गए। अब उसको क्या हम बेच पाएंगे? तो नहीं, आसानी से तो पॉसिबल नहीं होता, हाँ, तो फिर हम इसको एक इन्वेस्टमेंट क्योंकि पर्पस कभी से कुछ हमें मदर ने दिया होता है, कभी कुछ हमें बेटे ने दिया होता है, कभी कुछ हमें हस्बैंड ने दिया होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि कभी हम कुछ उसे कुछ बेच शादी में पाएं। मिला होता है, तो हाँ, तो मतलब सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं। हर ज्वेलरी के साथ हमारे कुछ इमोशंस होते हैं, तो हम उसे आसानी से जो है निकाल नहीं पाते। तो वो इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल में भी उतना यूजफुल एक्चुअली नहीं ये जो होता। गोल्ड वाला इन्वेस्टमेंट, ज्वेलरी वाला इन्वेस्टमेंट है ना, पता है कहाँ से आया? ये आया हमारे जो बड़े थे, जो दादी बाबा वाली जो जनरेशन थी ना, वो लोग क्या कहते थे कि जो कमाने वाला होता था वो हमारे मेल ही होते थे, ठीक है, लेडीज नहीं कमाती थी। तो ये जो ज्वेलरी होती है ना या फिर सोना चांदी जो भी होता था, तो इसको स्त्री धन बोलते थे कि एक लेडी को कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए, कोई मतलब कोई मुसीबत आ हादसा जाए। हो जाए, कोई मुसीबत आ जाए, या फिर कभी उसका हस्बैंड अवेलेबल नहीं हुआ, या कभी हस्बैंड में ही कोई प्रॉब्लम, मतलब कुछ उसको प्रॉब्लम हो जाए, तो उसके पास क्या है यार? उसके पास कुछ नहीं, क्योंकि वो कमा ही नहीं रही होती है। तो उस जगह पे कहा जाता था ये स्त्री धन है। तो वो ज्वेलरी में उनके हस्बैंड या फिर कोई और उसमें हक नहीं जमाते थे। वो उनकी अपनी होती थी कि उन्हें किस तरीके से उसको रखना है। तो मेन कॉन्सेप्ट ज्वेलरी के इन्वेस्टमेंट में आई थिंक वही था। आज के समय पे ज्वेलरी इज लाइक कि लोग बहुत हल्का पहनने लगे पहली बात तो, और इतना अफोर्ड कर पाना कि हाँ, मुश्किल, बहुत बहुत बड़ी चीज़ हो तो गई। इसको सम अप करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना, स्पेशली गोल्ड ज्वेलरी या सिल्वर ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना, ये थोड़ी सी एज ओल्ड टेक्निक है। अब इस पे आप अपने व्यूज़ ऑनेस्टली बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हमारे व्यूज़ ये हैं कि ये थोड़ी सी एज ओल्ड टेक्निक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय द वे, हमने यहाँ पे थोड़े से रिफ्रेशमेंट्स लगा रखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इन सबको भूखा बैठा रखा है हमारे पास खाने को, ये खा सकते हैं। पानी भी दे रखा है कि ये पी सकते हैं। तो बहुत सही टाइम पे ये हमारे छोटे नवाब वापस आ गए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हमारे इसी से रिलेटेड हैं। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना हो हमारे छोटे नवाब के फ्यूचर के लिए, और अगर आपको भी इन्वेस्ट करना हो आपके पोते के फ्यूचर के लिए, तो किस तरीके का इन्वेस्टमेंट आप सीख करते हैं? ठीक है, पहले मैं देना चाहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग अभी इस पर इन्वेस्टमेंट का देख रहे हैं।
तो मेरे हिसाब से यार देखो, मैंने 2 चीज़ों का एस्टिमेशन लेकर के रखा है, ठीक है। पहली वो चीज़ जो खर्चे इसके अभी तुरंत होने हैं, दूसरी वो चीज़ जो आगे चल करके हमें खर्चे करने रहेंगे, ठीक है। तो इस जगह पर मैं थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि LIC हमारी जो है वो हमें क्या करती है कि फ्यूचर टर्म्स पर हमें अच्छा ग्रोथ देती है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं हम कि शॉर्ट टर्म प्लान्स को लेकर के, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म प्लान्स में क्या क्या हो सकता है, जैसे इसका अभी स्कूल में एडमिशन करवाना, ठीक, या फिर अभी इसको कोई भी इंजेक्शन लगना है, या कोई भी अभी छोटे मोटे भी खर्चों की अगर बात करी जाए, क्योंकि भाई एकदम से जो छोटे खर्चे भी अगर आते हैं तो कम से कम नहीं तो 5,000 का खर्चा है, 8,000 का खर्चा है, 10,000, ये तुरंत आने वाले खर्चे होते हैं। कभी हाँ मेरे पास सैलरी आई, मेरे पास रखा हुआ है, मैंने निकाल करके दे दिया। कभी आई बट एक्सपेंसेस इतने हो गए कि मैं उसको जोड़ नहीं पाया। उस कंडीशन पर मैं प्रेफर करता हूँ 2 टाइप की म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट पर, ठीक है, जिसमें क्या है कि एक मेरा चलता है लॉकिंग पीरियड पर, जो कि मेरा अगेन दूसरे फ्यूचर पर्सपेक्टिव को लेकर के है, लॉन्ग टर्म की। करेक्ट, ठीक है। तो अभी हम वापस आते हैं शॉर्ट टर्म प्लान्स के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्टमेंट किया। अब जब मुझे लगा कि यार आज की तारीख में इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है, या फिर जब मुझे लगा कि इसके लिए अभी ज़रूरत है, निकालना है, चाहिए है, ठीक, तो मैंने उसी टाइम पर उस पैसे को निकाला और जैसे उसका यूज़ करना है उस तरीके से इसके लिए उसको यूज़ कर लिया, ठीक। एक्चुअली इसको मैं डिफाइन करना चाहूँगी। हमने ना 3 तरीके की इन्वेस्टमेंट करी है, सीधे सीधे कहें तो। LIC लॉन्ग टर्म के प्लान पे कि 10 साल बाद हमें इसके फ्यूचर के लिए या 20 साल बाद इसके फ्यूचर के लिए क्या करना है, कि एक तरीके से प्रोफेशनली इसको क्या करना है वो है। दूसरा है लॉकिंग पीरियड 3 से 5 साल का, कि अब थोड़ा सा बड़ा होगा यार, स्कूल भेजना है, प्री स्कूल आजकल सब महंगे। फिर तीसरा इन्वेस्टमेंट हमारा बहुत शॉर्ट टर्म का है यार, कि मतलब हम साल भर बाद भी निकाल सकते हैं, कि हमें कुछ इमरजेंसी आ गई है, इसके लिए कुछ सेलिब्रेशन ही करना है, तो उसके लिए भी हमने वो कर रखा है। आपके क्या थॉट्स है इस बारे में? यही सब रास्ते हैं। कुछ जो है LIC में लॉन्ग टर्म के लिए आदमी लगा देता है, कुछ बैंक में जो है डिपॉजिट वगैरह में लगा देता है। जैसे आपके पास मनी है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो करता है। तो आप अग्री करती हैं इनके थॉट प्रोसेस से कि इस तरीके से ही करना चाहिए? इनकी सोच सही है, इसीलिए तो मैंने पहले ही कहा था कि आज के बच्चे हैं, आगे फ्यूचर के लिए सोच के चलते हैं तो अच्छा ही करते हैं। इट्स ऑल वेरी गुड। तो ये एक थॉट प्रोसेस ऐसा था जिसमें हमारी कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट टेक्निक और न्यू जनरेशन इन्वेस्टमेंट टेक्निक दोनों ही आपस में अलाइन कर रही हैं, क्योंकि बात हो रही है हमारी 3rd जनरेशन की। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट सिखाना होगा अपने बच्चे को, अपनी आगे आने वाली जनरेशन को, तो आप उसे कैसे सिखाएंगे? सबसे पहले उन्हें पैसे की वैल्यू पता होनी चाहिए, कि वो जो है कोई भी चीज़ कैसे आप परचेज़ करते हैं, कितना उसमें लगता है, कैसे हम लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए जो है कैसे मतलब इतनी मेहनत करते हैं, कैसी चीज़ों को हम प्राप्त करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें जो है बहुत सोच के चलनी पड़ती हैं, और वही चीज़ हमें बच्चे को भी सिखाने की ज़रूरत है। आप सब चीज़ों से ईज़िली अवेलेबल करा देंगे बिना ज़रूरत के भी, तो वो समझ ही नहीं पाएगा कभी कि उसको इसकी नीड क्या थी, उसको ये कैसे मिला है। तो वो मेरे ख्याल में हमारे बच्चे ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, आप खुद भी बता सकती हैं। जैसे इस बात पे मम्मी से एग्री करते हैं हम लोगों ने भी यही सोचा है कि बेटों को कुछ भी चीज़ अवेल करने से पहले उसको उस चीज़ के लिए एक वैल्यू बतानी ज़रूरी है, कि अगर उसको फॉर एग्जांपल एक स्कूल बैग भी नया चाहिए, तो उसके लिए वो कितनी मेहनत कर रहा है। इसका ज़रूरी ये नहीं है कि वो स्कूल में ही अच्छा करे, क्या पता वो किसी और करिकुलर में बहुत अच्छा कर रहा हो, किसी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा हो, स्विमिंग, म्यूज़िक, कुछ भी, वो उसको हम ये चाहते हैं कि बेटों को कोई भी चीज़ हम दे तो वो उसको अवार्ड की तरीके पे, ताकि वो उसका एप्रिशिएशन उसके लिए हमेशा के लिए लाइफ का एक लेसन रहे, कि किसी भी चीज़ को करने के लिए उसको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन सिमिलरली यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर हम बच्चे की हर चीज़ पे उसको एक अप्रिसिएशन अवार्ड देंगे तो उसकी एक हैबिट हाँ, कि अब अगर वो कुछ भी करेगा तो उससे यही लगेगा कि ये मैं कर रहा हूँ तो इससे मुझे एक अवार्ड मिलेगा। अब लाइफ में हमेशा हमें अवार्ड नहीं मिलता है चीज़ों का, हम बड़े होते हैं तो हमें
कुछ नहीं, हमें तो कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता कुछ करने का। देखो ये टर्म्स होते हैं लाइफ के, ठीक है, कि अभी जब वो 5 साल का 6 साल का तब तक उसको नहीं पता, ठीक है, कि क्या चीज़ें कैसी हैं, बट म्यूचुअली हमें दोनों चीज़ें सिखानी पड़ेंगी उसको। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में सिर्फ अप्रिशिएशन, जो वो गलत करेगा तो उसको पनिशमेंट भी मिलेगा। तो ये दोनों एक कॉइन के पहलू हैं कि मतलब एक साइड आपकी अप्रिशिएशन है तो दूसरा साइड पनिशमेंट भी है आपकी। तो इसी नोट पे हम आज का डिस्कशन एंड करते हैं। दिस वाज आर छोटा सा कॉन्वर्सेशन अबाउट कि इन्वेस्टमेंट एज ओल्ड टेक्निक में क्या होता था, अभी क्या होता है, और हमारे क्या थॉट प्रोसेस है इस पूरे टर्म के बारे में। तो फॉर मोर सच कंटेंट यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टेल अस इन द कमेंट सेक्शन कि और आप क्या देखना पसंद करेंगे। वी वुड लव टू मेक सच वीडियोस। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? या प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब ये कहनी है तो कर दो, ये टीचर है घर आकर के बहुत मारती है। और देखो छोटा सा बच्चा भी हमारा कह रहा है कि भाई कर दो, है ना, कर नहीं दो ना। किया तो एक एक को घर में पीटूंगा करके। करेंगे सब्सक्राइब। चलो बाय बोल दो, बाय। बाय।